हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? गुड। ओके, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स, दैट इज एडोलसेंस लर्नर्स एंड एडल्ट लर्नर। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारी पेपर 1 की यूनिट फर्स्ट डी टी कैप्यूट का एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसे आज हम देखेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक भी कीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि लर्नर कौन होता है। तो लर्नर क्या है? तो लर्नर वो है जो कंसिस्टेंटली लर्निंग करता रहता है, ठीक है। कंसिस्टेंटली का मतलब है कि लर्निंग करने के लिए आपके जो लर्नर है उसके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मीन्स वो कॉन्टीन्यूटी में चीज़ों को सीखता रहे, तो उसी को ही लर्नर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैं आज पढ़ रही हूँ, मैंने सोचा कि यार मेरा एनटीए का पेपर है, मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। फिर मैंने छोड़ दिया, यार लॉकडाउन हो गया, छोड़ो कोई कुछ नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे 2 महीने बाद याद आई कि यार ये तो पेपर होगा, तो मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से वो लर्निंग नहीं हुई। अगर आपकी कॉन्टीन्यूटी छूट गई, आपने उसको कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ा, तो वो लर्नर नहीं हुए आप, वो लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग के लिए कॉन्टीन्यूटी की ज़रूरत होती है, आपको उसे रोज़ चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके साथ लगातार जुड़े रहना पड़ता है। तो यही लर्नर होता है। वी ऑल आर लर्नर एट सम एंड द अदर टाइम इन आवर डेली लाइफ, ठीक। हम अपनी डेली लाइफ में भी लर्नर होते हैं। तो एक प्रिसाइज फॉर्म में बताऊँ तो लर्नर कौन होता है? लर्नर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ दैट पर्सन हु इज़ लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जो सीखता है पर्सन, वही लर्नर कहलाता है, ठीक है। तो लर्निंग के लिए हमारी जो कुछ चीज़ें हैं वो क्या है कि देखिए, लर्निंग के लिए लर्निंग जो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम नए नॉलेज को एक्वायर करते हैं, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, नई स्किल्स या वैल्यूज़ को सीखते हैं, और बिहेवियर प्रेफरेंसेस को हमारी जो है उसमें चेंज आता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं लर्निंग। तो लर्निंग को देख लेते हैं। तो लर्निंग करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, कि लर्निंग करने के लिए हमारे कॉग्निटिव, हमारे अफेक्टिव और हमारे साइकोमोटर डोमेन्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही यहाँ पे कि जो हमारी लर्निंग है वो बेस्ड किसके ऊपर होती है? हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी, हमारी जो हमारी जो समझने की, सोचने समझने की क्षमता है, हमारी मेंटल एबिलिटी है, उसके ऊपर हमारी परसेप्शन, हम कैसा सोचते हैं, हम कैसे चीज़ों को देखते हैं, कैसे सीखने की कोशिश करते हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड, जो लर्निंग का एटीट्यूड है, ठीक है। तो लर्निंग सभी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अब लर्निंग के लिए 3 चीज़ें जो है वो 3 एलिमेंट्स होना काफ़ी ज़रूरी है। फर्स्ट वन है चेंज इन बिहेवियर। जब आप सीख रहे हो तो आपके बिहेवियर में चेंज आना चाहिए। सेकंड वन है चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। अब ये चेंज जो है वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेस पर आना चाहिए। मीन्स आपने किसी चीज़ को देख लिया, ठीक है, सीख लिया, पर वो एक्सपीरियंस नहीं किया, आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया चीज़ को, तो फिर वो लर्निंग नहीं हुई। उसके बाद है चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। अब जो चेंज है वो परमानेंट होना चाहिए। आपने किसी चीज़ को सीखा, आज सीख लिए, कल आप भूल गए, वो लर्निंग नहीं हुआ। आपको परमानेंटली वो आपको चीज़ आनी चाहिए। आपने उसको सीखा है, मीन्स आपने उसको लर्न किया है, वो हमेशा के लिए परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ गई है, दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग, ठीक है। अब लर्नर्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो लर्नर जो है वो उसमें पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाते हैं, एकेडमिक भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। देखिए, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आते हैं कि इसमें जो भी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी लर्नर के बारे में, जैसे उसकी एज, उसका जेंडर क्या है, उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, लैंग्वेज क्या है उसकी, ठीक है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर उसकी स्पेसिफिक नीड्स जो हैं एज अ लर्नर, या उसकी पर्टिकुलर स्किल्स और डिसेबिलिटी लर्निंग के लिए, इन सभी को हम लोग पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर? उसके बाद आ गया एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक लर्नर की एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? एकेडमिक का मतलब है कि उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड। मीन्स अब उसका क्या देखना है कि उसमें उसका एजुकेशन टाइप क्या है, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, नॉलेज कितना है उसको, ठीक है। इसमें देखा जाता है लर्नर का एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोशल में क्या देखा जाता है? सोशल मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड। अब उसमें वहाँ पे उसके कुछ मॉरल इश्यूज आ जाते हैं, वैल्यूज़ आ जाते हैं उसके, ठीक है, उसके एथिक्स आ जाते हैं, सही गलत की पहचान, मतलब कल्चर एंड पॉलिटिकल इश्यूज, कल्चर को किस तरह से वो सीखते हैं, उस पॉलिटिकल इश्यूज़ में
उनके क्या विचार हैं, रिलीजियस इश्यूज, उनके धर्म से रिलेटेड क्या क्या विचार हैं, क्या इश्यूज हैं, ठीक है। तो इसको हम इंक्लूड करते हैं सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद है इमोशनल। इमोशनल मीन्स उनके इमोशन से रिलेटेड, उनकी भावनाओं से रिलेटेड, मीन्स उनकी जो मूड स्विंग्स होते हैं, मीन्स उनके मूड में एकदम से बदलाव आ जाता है। मूड स्विंग, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उनके बारे में पता नहीं लगा सकते कि कब उनका मूड जो है वो चेंज हो जाएगा। अनकॉन्शियसनेस, इमोशनल अटैचमेंट, किस तरह से किसी चीज़ के साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो इन सबको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं सोशल इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में। उसके बाद आ जाते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉग्निटिव का मैंने आपको मतलब समझाया था, रिलेटेड टू योर मेंटल एबिलिटी, योर थिंकिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स कैन बी डिस्क्राइब सच एज मेमोरी, उनकी मेमोरी कैसी है, उनकी मेंटल प्रेशर, ठीक है, कितना प्रेशर लेते हैं वो मेंटली, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल कैसी है, चीज़ों को कितना याद रख पाते हैं, उनको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, या इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में कितने टाइम तक स्टोर कर पाते हैं। तो इन सबको हम लोग देखते हैं कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। मीन्स लर्निंग के लिए आपने स्टूडेंट्स की ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ता है लर्नर्स की, ठीक है। उसके बाद लर्नर्स जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एडोलसेंस लर्नर और एडल्ट लर्नर। जो एडोलसेंस लर्नर होते हैं उन्हें टीनेजर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है, तो आपने इसी इमेज के ध्यान में रख के देखना है कि एडोलसेंस लर्नर कैसे होते हैं, उनकी एज क्या होती है, ठीक है। तो एडोलसेंस ट्रांजिशनल फेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो एडोलसेंस कौन सा फेस होता है, ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक फेस है। मीन्स अभी क्या है कि ना आप बच्चे रहे हो, ठीक है, आप बचपन से आगे बढ़ रहे हो, और आप ना ही एडल्ट हुए, ना ही आप बड़े हो गए हो। मीन्स आप चाइल्डहुड में भी नहीं हो, आप बड़े भी नहीं हो, ये उसके बीच का फेस है। इसका एक करेक्ट वर्ड है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो है किशोरावस्था, ठीक है। मीन्स किशोरावस्था में हो आप, टीन एज में हो, आप अभी बढ़ रहे हो, तो उसे कहा जाता है एडोलसेंट लर्नर। जो पर्सन, जो बच्चा अभी बढ़ रहा है, जो अभी टीन एज में है, बहुत से चेंजेस हो रहे हैं उसकी लाइफ में, तो वो होता है एडोलसेंस लर्नर। जो WHO है, तो उसने उसको डिफाइन किया है एडोलसेंस को, एनी पर्सन बिटवीन एजेस 10 to 19, जिसकी एज 10 से 19 के बीच में है, वो होगा हमारा एडोलसेंस लर्नर, ठीक है। चलिए, एडोलसेंस लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, तो इसमें कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एंड मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको 1 by 1 हम डिस्कस करते चलते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या जाता है, फर्स्ट वन है रेस्टलेस एंड फैटिग ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। अब उनके हार्मोन में चेंज हो रहा है, वो बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वो जल्दी से थक जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा हार्मोनल चेंजेस, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे वो। उसके बाद सेकंड है कंसर्न विद चेंजेस इन बॉडी साइज एंड शेप। अब उनकी बॉडी में चेंज हो रहा है, उनके बॉडी साइज चेंज हो रहा है, शेप में बदलाव आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। या अ नीड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज एनर्जी। अब उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो इंक्रीज़ हो चुकी है, तो उनको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है कि वो खेल कूद करें या फिर अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडीली चेंजेस दैट मे कॉज ऑकवर्ड एंड अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। अब उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि उन्हें कुछ ऑकवर्ड फील हो सकता है, कुछ ऐसे अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। मीन्स कुछ बदलाव होते हैं जो उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, इनको समझना पड़ता है। उसके बाद डेवलपिंग सेक्सुअल अवेयरनेस। अब उनको सेक्सुअली जो सेक्सुअल अवेयरनेस की ज़रूरत होती है वो डेवलप होती है, उनको नई नई चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है, वो उसको जानते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, अबाउट सेक्सुअल अवेयरनेस, क्लियर। उसके बाद है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उनकी स्टडी से रिलेटेड। उसमें क्या है कि एन इंटेंस क्यूरियोसिटी। फर्स्ट वन है उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानने में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं वो हर चीज़ को जानने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनको उत्सुकता रहती है चीज़ों को जानने में, उनको डीपली उनको जानने में, ठीक है। उसके बाद है मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब उनको जो भी वो देख रहे हैं तो वो उसे सीखें कि उनको उसके लिए एक प्रूफ चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पीछे प्रूफ क्या है, ठीक है। उनको एक कॉन्क्रीट मीन्स उनको ठोस सबूत चाहिए, वो उसी के आधार पर वो चीज़ों को सीखते हैं, ऐसे नहीं मानते हैं, ठीक है। उसके बाद है थर्ड वन प्रेफर एक्टिव लर्निंग ओवर पैसिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब वो एक्टिव लर्निंग करते हैं, पैसिव लर्निंग नहीं। एक्टिव मीन्स एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को सीखते हैं इस एज में। उसके बाद है इंटरेस्ट इन इंटरेक्टिंग विद पीयर ग्रुप्स ड्यूरिंग लर्निंग एक्टिविटीज। अब उनको जब
पढ़ाई करते हैं तो उनको अपने साथ वाले ग्रुप्स के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि ये 10 से 12 साल 13 साल वाले बच्चे जो हैं वो अपने साथ के स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, क्लास में शोर करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, मस्ती करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, पढ़ाई के टाइम पर भी उनको उनके साथ इंटरेक्ट करना होता है। मीन्स टीचर पढ़ा रहा है तभी उनकी बातें चली रहती हैं, तो उनको उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद है डिमांड फॉर रेलिवेंस टू लर्निंग एंड व्हाट इज़ बीइंग टॉट। मीन्स उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है उनको वो रेलिवेंस चाहिए, उनकी जो लाइफ है उनसे उनको रिलेट करता होना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि ये हमारी लाइफ से भी रिलेट कर रही हैं चीज़ें, ठीक है, वो रेलिवेंस चाहते हैं उसके लिए, जो भी उन्हें पढ़ाई जा रहा है वो रिलेटेड हो उनकी लाइफ से। डेवलपिंग द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द हायर लेवल ऑफ ह्यूमन सेंस, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो उनकी डेवलप होती है ह्यूमर सेंस जो होती है हायर लेवल की, तो इसमें क्या होता है कि जो एडल्ट लर्नर है वो कई बार मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं चीज़ों को, बट ये मजाक को मजाक में ही लेते हैं, कई बार वो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल में आ जाता है कि ये सोशली इसमें क्या है कि जो ये बच्चा है जो एडोलसेंस है वो अपनी एक सोशल पोजीशन चाहते हैं, अपनी एक डिफरेंट इमेज चाहते हैं सोसाइटी में कि हमारी भी एक अलग पहचान हो, ठीक है। उसके बाद है मॉडलिंग बे, मीन्स अब वो क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन से वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। अब इस एज में वो अपने रोल मॉडल चुनना शुरू कर देते हैं, वो किसी चीज़ से, वो किसी पर्सन से प्रभावित हो सकते हैं, वो कोई अभिनेता हो सकते हैं, वो कोई नेता हो सकते हैं। मोस्टली इस एज में जो बच्चे हैं वो सेलिब्रिटीज़ को अपना रोल मॉडल मानने लग जाते हैं, या कोई फिर वो वैसे नेता हो सकते हैं बड़े, या फिर कोई भी है उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो इस एज में अब वो रोल मॉडल मानने शुरू कर देते हैं। उसके बाद है फीलिंग इंटिमिडेटेड एंड फ्राइटेंड बाय द इनिशियल मिडिल स्कूल। अब वो इनिशियल मिडिल स्कूल में डर महसूस करते हैं, उनको डर वाली फीलिंग आती है, वो डरते हैं। उसके बाद है स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स एंड सीकिंग द पीयर्स हु शेयर द सेम बैकग्राउंड। अब वो ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं और अपने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिनका बैकग्राउंड सेम हो, जो सेम बैकग्राउंड से आते हो, तो वो उनके साथ दोस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद है लाइकिंग फैट्स एंड बीइंग इंटरेस्टेड इन पॉपुलर कल्चर। अब वो उनको पॉपुलर कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल उनको वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, उनको वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाना होता है, जो हमारे एडोलसेंस लर्नर होते हैं। उसके बाद है सीकिंग अप्रूवल ऑफ पीयर्स एंड अदर्स विद अटेंशन गेटिंग बिहेवियर। अब वो अपने जो पीयर्स होते हैं जिनके साथ वो रहते हैं, उनके जो साथ वाले होते हैं, तो उनसे उनको अप्रूवल चाहिए होता है, और उनका जो बिहेवियर होता है वो अटेंशन गेटिंग होता है। मीन्स अब वो अटेंशन सीकर होते हैं, वो चाहते हैं कि हर कोई उन्हें अटेंशन दे, हर कोई उनके ऊपर ध्यान दे, ठीक है। उसके बाद है डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। अब वो खुद की आज़ादी की डिमांड करते हैं कि हम अब बड़े हैं, हमें आज़ादी चाहिए, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए, हम भी फ्रीडम चाहते हैं, जिसमें वो इंडिपेंडेंस या फ्रीडम की डिमांड करते हैं। उसके बाद आगे इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इमोशनली वो क्या फील करते हैं, तो अ डिज़ायर टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड सर्च एडल्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेप्टेंस। अब वो चाहते हैं कि सोसाइटी में हर जगह उन्हें एक एडल्ट की तरह आइडेंटिटी मिले, एक एक्सेप्टेंस मिले, वो भी इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, वो भी फ्री लाइफ जिए। मीन्स उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर या किसी दूसरे की जो है वो उसकी सलाह की या उसकी एग्रीमेंट की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, वो एक अपनी सेल्फ एडल्ट आइडेंटिटी चाहते हैं। उसके बाद है मूड स्विंग्स एट पीक एंड अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। अब उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा पीक पे होते हैं इस एज में, कि एकदम से मूड जो है वो खुश होते हैं, एकदम से उन्हें गुस्सा आ जाता है। मीन्स आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनके बिहेवियर को, चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है इस एज में। इमोशनली आप पता नहीं लगा सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कंसर्न अबाउट फिजिकल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। अब इस एज में वो जो फिजिकल ग्रोथ हो रही है, जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जो मैच्योरिटी उनमें आ रही है, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। फोर्थ है अ बिलीफ दैट देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस आर यूनिक फ्रॉम अदर्स। अब उनको लगता है कि उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, वो दूसरों से अलग हैं। मीन्स कोई नहीं समझ रहा है उन्हें, उनकी जो प्रॉब्लम है, मीन्स बोलते हैं ना बच्चे, आपने सुना होगा कि आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं समझोगे, ठीक है, आप समझ ही नहीं सकते हम क्या फील कर रहे हैं, आप नहीं समझ सकते। तो इस एज में ऐसा होता है। उसके बाद ओवर रिएक्टिंग टू रिजेक्शन एंड एम्बैरेसमेंट। अब उनको रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जो एम्बैरेसमेंट होती है तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा उनको ओवर रिएक्ट करते हैं। उनको डर रहता है रिजेक्शन का कि कहीं रिजेक्ट हो जाएंगे, कहीं रिजेक्शन हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं उस चीज़ों को लेकर। सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं वो अपने को खुद को लेकर, और सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अटेंशन सीकर बिहेवियर। अब उनका बिहेवियर जो है वो अटेंशन सीकर हो जाता है, वो चाहते हैं कि हर कोई उनके ऊपर ध्यान दे, हर कोई उनको अटेंशन दे, हर कोई उन्हीं के बारे में बात करे, उन्हीं को
ही देखे, ठीक है। ये हो गए उनके इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी। उसके बाद आगे मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी। अब उनको डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इम्पेशेंस विद द पेस ऑफ चेंज एंड अंडरस्टिमेटिंग हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मेक सोशल चेंज। अब जो है वो इस चीज़ को वो अंडर एस्टिमेट करते हैं कि सोसाइटी में चेंज लाना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। उन्हें वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस रहते हैं। उसके बाद है बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोल मॉडल्स। अब वो रोल मॉडल्स से जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी भी पर्सन से, किसी हीरो को लेकर, किसी हीरोइन को लेकर, वो उनके लुक्स को लेकर उनसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। उनके जो उनके विचार हैं, उनके सिद्धांतों को लेकर वो उनको अपना रोल मॉडल मान सकते हैं, ठीक है। जजिंग अदर्स क्विकली, अंडरस्टैंडिंग ऑन मिस्टेक्स स्लोली। अब दूसरों को बहुत ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। ही इज़ गुड, ही इज़ नॉट गुड, ये मेरा है, ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, या मेरे पेरेंट्स को तो मैं समझ ही नहीं आता, ये इनको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, या कुछ भी है ना। वो खुद बहुत ज़्यादा जल्दी से जज कर लेते हैं चीज़ों को, और अपनी गलतियों को बहुत लेट समझते हैं, उनको खुद की गलती दिखाई नहीं देती है, क्लियर। उसके बाद है रिलाइंग ऑन पेरेंट्स एंड अदर अडल्ट्स फॉर एडवाइस बट वांटिंग टू मेक देयर ओन डिसीजन। अब वो अपने पेरेंट्स और जो अपने उनके एडल्ट्स होते हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उन्हें सलाह देंगे, बट वो चाहते हैं कि वो अपने डिसीजन जो है वो अपनी लाइफ खुद जिए, अपने डिसीजन खुद लें, ठीक है। एबिलिटी टू सेल्फ रिफ्लेक्टिव। अब उनकी खुद को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी उनके पास होती है, क्लियर। अब जो एडल्ट लर्नर्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। एकेडमिक हो गए, सोशल, इमोशनल और मोरल। तो देखिए एडल्ट लर्नर, मैंने आपको यहाँ पे इमेज दे दी है कि एडल्ट लर्नर्स कैसे दिखते हैं आपको, ताकि माइंड में इनकी इमेज रहे, आपको पता रहे कि एडल्ट लर्नर्स कैसे होते हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्लियर। चलिए, तो एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है अडल्ट्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अब वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनको रिजल्ट से लेना देना होता है, वो चाहते हैं, मीन्स वो रिजल्ट के ऊपर फोकस्ड रहते हैं। प्रेफर लर्निंग बाय डूइंग रैदर दैन लिसनिंग। वो सिर्फ सुनना पसंद नहीं करते, वो चीज़ों को लर्न करते हैं खुद करके, खुद उनको प्रैक्टिस करके। वो लर्निंग बाय डूइंग मीन्स उनको प्रैक्टिस करके सीखना चाहते हैं। इफ़ देयर एक्सपेक्टेशन आरंट मीट दे ड्रॉप आउट वॉलंटरली। अब इस एज में बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं, अगर उनकी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मीटअप नहीं होती हैं, ठीक है। कई बार हमने देखा होता है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद ही बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं इस एज में अपने कॉलेज को। क्यों? क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और इस एज में बहुत सारे ड्रॉप आउट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। दे नीड टू नो हाउ द स्मॉल थिंग्स, सॉरी कुछ मिसप्रिंट हो गया है, लास्ट स्केल मीन्स वो जानना चाहते हैं कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें कैसे काम करती हैं और लास्ट स्केल पर वो काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, टिपिकल नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डायरेक्शंस। अब वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, उनको पता है कि कहाँ क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कौन सी डायरेक्शन में उन्होंने काम करना है, वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्लियर। उसके बाद है एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड वर्क। अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी कमिटमेंट को समझते हैं कि जो उनकी फैमिली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रेंड्स की क्या है, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से समझते हैं। वॉन्ट टू ट्रीट विद रेस्पेक्ट। अब वो चाहते हैं कि हर कोई उन्हें इज्जत के साथ ट्रीट करे, उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट हो सोसाइटी में, उनको एक इज्जत की नज़र से देखा जाए, क्लियर। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेफर सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डायरेक्टेड। अब जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो काफ़ी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, मीन्स उन्हें खुद पर, अपनी इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पर खुद पर पूरा कंट्रोल रहता है, वो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। जबकि ये एडोलसेंस जो होते हैं उनको सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो एज होती है वो वैसी होती है, तो वहाँ पे सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। जबकि ये जो एडल्ट लर्नर है वो सेल्फ डायरेक्टेड और सेल्फ कंट्रोल होता है। एडल्ट लर्नर्स में एक्वायर साइकोमोटर स्किल्स मोर स्लोली दैन एडोलसेंस लर्नर्स। सॉरी थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो जो एडल्ट लर्नर हैं वो साइकोमोटर जो स्किल्स हैं, जो लर्निंग बाय डूइंग है, या किसकी स्किल को सीखते हैं, तो वो थोड़ा स्लो सीखते हैं, ठीक है। जो हमारे एडोलसेंस होते हैं वो काफ़ी जल्दी सीख लेते हैं उन चीज़ों को, जबकि हमारे एडल्ट लर्नर्स को सीखने में प्रॉब्लम आती है। एडल्ट्स मे फियर अबाउट सब्जेक्ट एंड गेट एंग्री अबाउट चेंजेस इन सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी डरे हुए होते हैं एडल्ट्स,
और जैसे ही सब्जेक्ट में कोई चेंज आते हैं बहुत जल्दी एंग्री हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेट का जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो एडल्ट लर्नर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगे कि सिलेबस चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा टफ हो गया, या ये हो गया वो हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनमें देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद है एडल्ट्स लाइक टू गेन कॉम्पिटेंसी इन वर्क प्लेस स्किल एज इट्स बूस्ट्स कॉन्फिडेंट इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम। अब वो वर्क प्लेस स्किल में जो है वो एक कॉम्पिटेंसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका कॉम्पिटिशन्स हों और वो उसमें अच्छे हों, तो उससे उनका जो उनका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बूस्ट होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होती है। कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉग्निटिव उनके मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर सक्सेस एंड फेलियर्स। अब अगर वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस होते हैं तो उसके लिए भी खुद को जिम्मेदार मानते हैं, अगर वो फेलियर होते हैं तो भी खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। मीन्स अब वो इतने मैच्योर हैं कि वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर मुझसे फॉर एग्जांपल नेट का पेपर क्लियर नहीं हुआ है तो ये इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं ही हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए क्लियर नहीं हुआ। अगर मैंने उसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेआरएफ ले लिया तो इसका रीज़न है कि मैंने पढ़ाई की, मेरी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद है सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। ये सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। वांट टू अप्लाई न्यू नॉलेज एंड स्किल इमीडिएटली। अब ये चाहते हैं कि वो नया नॉलेज और नई स्किल्स को सीखें जल्दी से, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।